नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी एंड ग्रो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। वर्ल्ड ज्योग्राफी के हम समझ रहे थे और वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमने यूरोप कॉन्टिनेंट, यूरोप महाद्वीप स्टार्ट कर दिया था। अब यूरोप से जुड़ी कुछ बातें हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी पर उनको लिखा नहीं था, तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले बात करी थी हमने स्कैंडिनेवियन देश कौन कौन से हैं। तो यूरोप महाद्वीप की बात करें तो ये जो भाग है ये अफ्रीका वाला भाग है, ये अफ्रीका। ये है भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। यहाँ पर लाल सागर आ जाता है। और यहाँ पर एक संधि आती है जिब्राल्टर जल संधि, जो स्पेन यहाँ पर एक देश है यूरोप का, और यहाँ पे अफ्रीका का देश है मोरक्को। इन दोनों को अलग करती है, या फिर यूँ भी कह सकते हैं दोनों महाद्वीपों को अलग करती है यहाँ पे जिब्राल्टर जल संधि। तो ये भूमध्य सागर यहाँ है और पीछे की साइड अटलांटिक महासागर। अगर इसको अपन पूरा देखते हैं हमारे संसार के नक्शे में, तो यहाँ पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, नीचे दक्षिण अमेरिका आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप है कुछ इस तरह, और अफ्रीका के ऊपर यहाँ पर यूरोप महाद्वीप है, ये यूरोप। तो यहाँ पर जिब्राल्टर जल संधि है। फिर यहाँ पे स्पेन वाला भाग है, ये वाला भाग। फिर इधर से एशिया चालू हो जाता है और नीचे अंटार्कटिका और इधर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो इस तरह से हम संसार का नक्शा बना सकते हैं बहुत सारे महाद्वीपों को लेके। तो हमने बात करी थी स्कैंडिनेवियन देशों की। तो स्कैंडिनेवियन देशों में नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और आइसलैंड आता है। तो यूरोप के नक्शे में बात करें तो ये नॉर्वे, फिर ये स्वीडन और ये डेनमार्क, ठीक है, और ये है आइसलैंड। आइसलैंड वाला भाग है। इसके आगे और चलेंगे तो यहाँ पर एक द्वीप और आता है जिसे बोलते हैं ग्रीनलैंड, जो कि सब संसार का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। और ये भी डेनमार्क जो है उस देश के अंतर्गत आता है। तो जो डेनमार्क देश है वो स्कैंडिनेवियन देश का ही भाग है। अब इन चारों को स्कैंडिनेवियन देश क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो भाषा या सांस्कृतिक गतिविधियाँ हैं वो स्कैंडिनेवियन देशों की है। चारों की जो सांस्कृतिक गतिविधियाँ और भाषा जो है वो समान है, इसलिए इसको स्कैंडिनेवियन देशों की कैटेगरी में रखा है। अगली बात करें ग्रेट ब्रिटेन की। तो ग्रेट ब्रिटेन के अंदर क्या आता है? स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। स्कॉटलैंड, इंग्लैंड एंड वेल्स, ये तीनों को सामूहिक तौर पर ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। पर इसमें उत्तरी आयरलैंड और जोड़ दें, उत्तरी आयरलैंड वाला समूह और जोड़ दें तो इसको बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम। बाल्टिक देश कौन कौन से हैं? बाल्टिक देश है एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। इन तीनों को मिलकर बाल्टिक देश कहा जाता है। उसी तरह 3 देशों का और समूह है, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। इनको बेनेलक्स कंट्रीज़ कहा जाता है। बेनेलक्स, बी का मतलब बेल्जियम, NE से नीदरलैंड और LUX से लग्जमबर्ग। तो इस तरह से कुछ देशों के समूह है, उनको हमने जाना यूरोप महाद्वीप में। अब यूरोप महाद्वीप में और कौन कौन सी चीज़ें हैं उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पर पर्वत श्रेणियों को हम देखते हैं, यूरोप में कौन कौन से पर्वत स्थित हैं। तो यूरोप में जो पहले प्रकार का पर्वत है उसका नाम है केटाब्राइन पर्वत श्रेणी। केटाब्राइन पर्वत श्रेणी जो है हमने बात करी थी, ये अफ्रीका में यहाँ पे मोरक्को है। फिर से मैं दोहरा देता हूँ, मोरक्को ये अफ्रीका का भाग है, अफ्रीका। और यहाँ पर है भूमध्य सागर और इधर लाल सागर है जो स्वेज नहर से कनेक्टेड होता है। स्वेज नहर, लाल सागर और भूमध्य सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। यहाँ पर जिब्राल्टर जल संधि है दोनों महाद्वीपों में, या फिर यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पर स्पेन है और मोरक्को, दोनों देशों के बीच में जिब्राल्टर जल संधि है। या फिर यूँ भी कह सकते हैं कि इधर अटलांटिक महासागर है, इधर भूमध्य सागर है, दोनों को जिब्राल्टर जल संधि अलग करती है। तो ये चीज़ को समझना कि स्पेन है और स्पेन में एक पर्वत श्रृंखला है, स्पेन के उत्तरी भाग में केटाब्राइन पर्वत श्रेणी। और केटाब्राइन पर्वत श्रेणी कहाँ है? यूरोप में पाई जाती है। तो ये नवीन वलित पर्वत है और इससे एक नदी का उद्गम भी होता है। उस नदी को हम देखें तो उस नदी का नाम आता है इब्रो नदी। तो इससे एक नदी का उद्गम हुआ, इब्रो नदी का। तो पहली प्रकार की पर्वत श्रेणी हमने देखी केटाब्राइन पर्वत श्रेणी, जिससे इब्रो नदी निकलती है और किसमें पाई जाती है? स्पेन में।
उसी तरह अगली पर्वत श्रेणी है ओल्पस। ओल्पस पर्वत श्रेणी जो है ओल्पस, ये एक नवीन वलित पर्वत है। हमने बात करी थी नवीन वलित पर्वत क्या होता है। नवीन और प्राचीन क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी उत्पत्ति ये कब बने उसके आधार पर इनको कालखंड में बांटा जाता है। जो नया बना है उसको नवीन बोल देते हैं, जो पुराना है काफ़ी उसको प्राचीन बोल देते हैं। और वलित का मतलब होता है कि जब दो प्लेटों का अभिसरण होता है, आपस में आके टकराती है, तो एक प्लेट दूसरे के अंदर घुस जाती है और बीच में एक वलय का फॉर्मेशन होता है, इधर बीच में धरती ऊंची हो जाती है, तो उसको बोलते हैं वलित। तो एक नवीन वलित पर्वत है ओल्पस पर्वत, और ये 3 देशों में फैला हुआ है। एक तो फ्रांस में, फ्रांस देश, एक स्विट्जरलैंड और इटली। तो स्विट्जरलैंड और इटली, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और इटली, इन तीनों देशों में फैला हुआ है। कौन सा पर्वत? ओल्पस पर्वत। और इस पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है, ये महत्वपूर्ण है, ओल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है माउंट ब्लॉक। क्या नाम आता है? माउंट ब्लॉक। किसकी सबसे ऊंची चोटी है? ओल्पस पर्वत की हाईएस्ट पीक, HP। हाईएस्ट पीक मतलब सबसे ऊंची चोटी। तो हम क्या देखा कि दूसरा पर्वत देखा ओल्पस पर्वत, नवीन वलित पर्वत है, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और इटली में। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है याद रखना, पर ये जरूर याद रखना ये ओल्पस पर्वत श्रेणी कौन सी महाद्वीप में है? यूरोप में है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लॉक। अगला पर्वत है एपिनाइन्स पर्वत। एपिनाइन्स पर्वत, एपिनाइन्स पर्वत कौन से देश में? इटली में है। इटली में देश में है, इटली में है बिल्कुल। और इस एपिनाइन्स पर्वत से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम आता है टाइबर नदी या फिर टिबेर नदी। कौन सी नदी? टिबेर नदी या फिर टाइबर नदी। और इस टाइबर नदी के किनारे इटली की राजधानी रोम है। रोम, इटली की राजधानी कौन सी है? रोम। कौन सी नदी के किनारे? टाइबर नदी के किनारे। कौन सी पर्वत श्रेणी से निकलती है? एपिनाइन्स पर्वत श्रेणी से निकलती है। तो इस तरह से तीसरी पर्वत श्रृंखला भी हमने देखी, एपिनाइन्स पर्वत। तो कैटाब्राइन पर्वत स्पेन में, ओल्पस पर्वत फ्रांस, स्विट्जरलैंड और इटली में, और एपिनाइन्स पर्वत इटली में। और इसमें एक नदी निकलती है टाइबर नदी या फिर टिबेर नदी, और इसके किनारे इटली की राजधानी जो है रोम स्थित है। आगे बढ़ते हैं, और आगे जो अगला पर्वत है वो है बाल्कन पर्वत। कौन सा पर्वत है? बाल्कन पर्वत। और बाल्कन पर्वत की खास बात क्या है कि ये जो एक मैंने जगह बनाई इसको बोलते हैं काला सागर। काला सागर, तो काला सागर के तट पर ये स्थित है। कौन सा पर्वत? बाल्कन पर्वत। और 2 देशों में ये फैला हुआ है, एक तो रोमानिया, सोमानिया नहीं, रोमानिया, रोमानिया लिखने में कितनी गलती थी, रोमानिया और बुल्गारिया, बुल्गारिया, रोमानिया और बुल्गारिया, 2 देशों में बाल्कन पर्वत श्रेणी फैली हुई है, और काला सागर के तट पर ये स्थित है। अगला महत्वपूर्ण पर्वत है काकेशस पर्वत। और ये काकेशस पर्वत जो है ये यूरोप और एशिया की सीमा पर, इधर एशिया वाला क्षेत्र है, ये एशिया, ये यूरोप का यहाँ तक ही क्षेत्र है, ठीक है, ये यूरोप का क्षेत्र है, और ये इधर एशिया पड़ जाता है, ये पूरा एशिया। तो काकेशस जो पर्वत है वो किसके बीच में सीमा बना रहा है? एशिया और यूरोप के बीच में। ये पूरा यूरोप है, ये पूरा यूरोप है, और इधर है एशिया, ये वाला क्षेत्र है एशिया। तो बीच में कौन सा पर्वत है? काकेशस पर्वत। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी, काकेशस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है एल्बर्स या फिर एल्ब्रूज भी इसको कहते हैं, और ये यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, यूरोप की हाईएस्ट पीक या फिर सबसे ऊंची चोटी। तो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? एल्बर्स या एल्ब्रूज। तो काकेशस पर्वत कहाँ है? यूरोप और एशिया के बॉर्डर पे है, एक सीमा बना रहा है। और अगर इसके पूर्वी क्षेत्र में बात करें तो पूर्वी क्षेत्र में भी एक पर्वत है जिसका नाम आता है यूराल पर्वत। ये भी यूरोप और एशिया की सीमा बनाता है, क्योंकि एशिया इधर भी है, इधर रशिया वाला भाग आ जाता है, आधा रशिया यूरोप में है और आधा एशिया में। तो बीच में एशिया और यूरोप के बीच में
एक सीमा बनाता है यूराल पर्वत, और यूराल पर्वत से एक नदी भी निकलती है जिसका नाम है यूराल नदी। तो इस तरह से हमने पर्वत श्रृंखलाएं पढ़ी, कैटाब्रायन, ओल्पस, एपिनाइन्स, ये 4th नंबर का बाल्कन, 5वां काकेसस और 6ठा यूराल पर्वत। 7वां स्कैंडिनेवियन पर्वत। स्कैंडिनेवियन पर्वत जो है ये 2 देशों में फैला हुआ है, नॉर्वे प्लस स्वीडन में। जबकि स्कैंडिनेवियन देश कितने थे? 4 थे। एक तो उसमें आइसलैंड भी था, और आइसलैंड के साथ साथ उसमें जो डेनमार्क वाला देश भी था। तो स्कैंडिनेवियन पर्वत केवल 2 में याद रखना है, नॉर्वे और स्वीडन में ये फैला हुआ है। तो हमने 7 तरह की पर्वत श्रृंखलाएं यहाँ पे देखी, कैटाब्रायन, ओल्पस, एपिनाइस। एपिनाइस की खास बात क्या है कि टिबियर नदी इससे निकलती है, जिसके किनारे पर इटली की राजधानी रोम स्थित है। और ओल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लॉक, और काकेसस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है एल्ब्रोस, जो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी। उसके बाद यूरोप की पर्वत श्रेणियों के साथ हम इसके बारे में और जाने तो यहाँ पर नदियों की बात करेंगे कि यूरोप में कौन कौन सी नदियाँ बहती है। पहली नदी जो है उसका नाम है सीन नदी। क्या नाम आता है? सीन नदी। और सीन नदी की खास बात क्या है कि इस नदी के किनारे इस नदी के किनारे फ्रांस की राजधानी क्या है? फ्रांस की राजधानी पेरिस। तो इस नदी के किनारे फ्रांस की राजधानी पेरिस स्थित है। मतलब सीन नदी है, उसके किनारे कौन सी राजधानी है? पेरिस, जो कि किसकी राजधानी? फ्रांस देश की राजधानी है। उसके बाद अगली नदी आती है जिसका नाम है राइन नदी। राइन के साथ साथ एक और नदी यहाँ पे जोड़ लेते हैं, रोन नदी। तो राइन और रोन नदी दोनों ओल्पस पर्वत से निकलती है। कौन से पर्वत से निकलती है? ओल्पस पर्वत से। ओल्पस पर्वत से दोनों नदियाँ निकली, राइन और रोन। और इनकी जो महत्वपूर्ण बात है राइन नदी की, तो राइन नदी क्या है? भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी का क्या मतलब है कि एक तरफ घाटी, दूसरी तरफ घाटी, और बीच में जो खाली जगह आ जाती है उसको बोलते हैं भ्रंश घाटी। तो भ्रंश घाटी में बहने वाली विश्व की सबसे लंबी नदी है राइन नदी। तो भ्रंश घाटी में बहने वाली विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राइन नदी है, जो कि कहाँ से निकल रही है? ओल्पस पर्वत से इसका उद्गम होता है। और फ्रांस और जर्मनी के बीच में ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाती है। फ्रांस व जर्मनी के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। कौन सी नदी? राइन नदी। तो सीन नदी के किनारे फ्रांस की राजधानी पेरिस है। राइन नदी ओल्पस पर्वत से निकलती है, भ्रंश घाटी में बहने वाली विश्व की सबसे लंबी नदी है, और फ्रांस और जर्मनी के बीच में ये जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। उसके बाद हमने बात की टाइबर नदी या टिबेर नदी की। तो टिबेर नदी हमने देखा था कि एपिनाइन्स पर्वत श्रृंखला से निकलती है, और इसके किनारे इटली का जो राजधानी है रोम वो स्थित है। कौन सी नदी? टिबेर नदी। उसके बाद बात करते हैं डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी से पहले बात करते हैं ओल्गा नदी। ओल्गा नदी जो है ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी। क्या नाम आता है? वोल्गा नदी। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी हो गई वोल्गा नदी। और अब बात करते हैं डेन्यूब नदी की, जो सेकंड सबसे बड़ी लंबी नदी है। दूसरी सेकंड सबसे लंबी नदी कहाँ की? यूरोप की। यूरोप की पहली सबसे लंबी नदी वोल्गा, और दूसरी सबसे लंबी नदी है डेन्यूब नदी। अब डेन्यूब नदी की खास बात क्या है कि ये सबसे अधिक देशों में बहती है। कितने देशों में बहती है? 10 देशों में बहती है। और 4 देशों की राजधानियां तो इसके किनारे ही है। और उन देशों की बात करें तो एक देश तो है ऑस्ट्रिया, एक है हंगरी,
हंगरी, एक है सर्बिया, एक है स्लोवाकिया। तो 4 देश मैं कह रहा हूँ यहाँ पे, 4 देश, ऑस्ट्रिया, हंगरी, सर्बिया और स्लोवाकिया। इन चारों देश की राजधानियाँ इस नदी के किनारे हैं। मैंने क्या कहा कि यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है डेन्यूब नदी। कितने देशों से निकलती है? सर्वाधिक 10 देशों से निकलती है। सबसे ज़्यादा देशों से बहने वाली नदी है, सबसे ज़्यादा देशों से। अगर अपन बात करें हमारी जो गंगा नदी की, तो गंगा भारत में बहती है। भारत में बह के कहाँ पे चली जाती है? बांग्लादेश में चली जाती है, फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो कितने देश हुए? 2। उसी तरह डेन्यूब नदी क्या है? 10 देशों में बह रही है, और 10 देशों में भी 4 देशों की राजधानियाँ तो इसके किनारे पर ही है। एक है ऑस्ट्रिया, हंगरी, सर्बिया और स्लोवाकिया। इन चारों की राजधानियाँ याद रखना है। इन चारों की राजधानियाँ आप सर्च करना। जैसे ऑस्ट्रिया की क्या है? वियना है। हंगरी की बुदापेस्ट है शायद, और सर्बिया की बेलग्रेड होगी। तो आप इनको लिख लेना, ऑस्ट्रिया, हंगरी, सर्बिया और स्लोवाकिया। इन चारों देशों की राजधानियाँ डेन्यूब नदी के किनारे, और आप खुद सर्च करोगे तो जल्दी याद भी हो जाएगा। तो यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी, जिसकी खास बात क्या है कि सबसे ज़्यादा देशों से गुजर रही है। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी। अगली नदी यूराल नदी, यूराल पर्वत से निकलती है, और यूराल पर्वत जो है किसके बीच में है? यूरोप और एशिया के बीच में सीमा बनाता है यूराल पर्वत। और आगे और भी देखें तो टेम्स नदी, और टेम्स नदी की जो खास बात है वो क्या है कि इंग्लैंड की राजधानी, टेम्स नदी इंग्लैंड की राजधानी, इंग्लैंड की राजधानी क्या है? लंदन, या फिर लंदन। ये टेम्स नदी के किनारे है, इस नदी के किनारे हैं, टेम्स नदी के किनारे। तो टेम्स नदी के किनारे कौन सी राजधानी है? लंदन है, जो किसकी राजधानी है? इंग्लैंड की राजधानी है। तो यहाँ पे हमने बात करी बहुत सारी नदियों की। एक तो महत्वपूर्ण है सीन नदी। तो सीन नदी के किनारे पेरिस है, टेम्स नदी के किनारे लंदन है। ठीक है, लंदन कैसे याद रखें? जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया आता है ना, टाइम्स ऑफ इंडिया, तो टाइम्स से टेम्स याद रखना है, टेम्स। और अंग्रेजी नाम है तो लंदन की बात आती है, तो इस तरह से इसको याद करना, टेम्स मतलब लंदन। और सीन नदी किस के किनारे? पेरिस है, तो पेरिस, तो स से ही नाम स्टार्ट है नदी का, पेरिस, तो स से ही नाम स्टार्ट है नदी का। तो इस तरह कुछ भी ट्रिक बना के याद रखना कि जैसे डेन्यूब है तो इसको टेन्यूब पढ़ो, टेन्यूब, इस तरह से याद रखो कि 10 देश है, टेन का मतलब 10। तो कुछ भी ट्रिक बनाओ पर इनको याद रखो। तो ये यूरोप की नदियों की हमने बात करी, और यूरोप के पर्वत हमने देखे, और यहाँ के महत्वपूर्ण क्षेत्र देखे। तो ये था यूरोप के बारे में। और यूरोप में जो घास पाई जाती है उसका नाम होता है स्टेपीज। स्टेपीज प्रकार की यहाँ पे घास के मैदान पाए जाते हैं, स्टेपीज। स्टेपीज किस प्रकार की घास है? शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के जो मैदान हैं, कहाँ पे? कौन से देश में? कौन से महाद्वीप में? यूरोप में। जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया की बात करी थी, तो वहाँ पे डाउन्स जो घास के मैदान है वो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया। नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज की हमने बात करी थी। तो इस तरह से घास के मैदान भी सारे महत्वपूर्ण हैं। तो स्टेपीज, शीतोष्ण कटिबंधीय घास की जो पाई जाती है यूरोप महाद्वीप में, उसको स्टेपीज नाम दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, और आगे अगले महाद्वीप में बढ़ते हैं, जिसका नाम आता है एशिया। और एशिया इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा जो प्यारा भारत है वो इसी महाद्वीप में आता है। तो इसको पढ़ेंगे और विस्तार से पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारे देशों को हम समझेंगे जो हमारे पड़ोसी देश हैं। तो सबसे पहले मैं बनाता हूँ हमारा भारत इस तरीके से। यहाँ पे राजस्थान वाला क्षेत्र, ये गुजरात, ये पश्चिमी तट, और ये इधर पूर्वी तट। यहाँ पर 2 देश आ जाते हैं, एक तो नेपाल, एक भूटान, और यहाँ पे बांग्लादेश। बांग्लादेश के इधर आगे चलें तो यहाँ पे आ जाता है म्यांमार, ये म्यांमार। ठीक है सर। नीचे क्या है? श्रीलंका है, ये श्रीलंका। तो ये हो गया नेपाल,
ये भूटान हो गया, ये हो गया बांग्लादेश, ये म्यांमार, ये म्यांमार। म्यांमार के इधर चलते हैं तो यहाँ पे कुछ द्वीपीय देश आते हैं, जैसे द्वीपीय समूह आ जाते हैं, अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र। और अंडमान निकोबार के आगे चलते हैं तो यहाँ पे इंडोनेशिया आ जाता है। ये भी एक द्वीपीय देश है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया से थोड़ा ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे मलेशिया आ जाता है, ये है मलेशिया। मलेशिया के थोड़ा ऊपर चलेंगे तो यहाँ पे थाईलैंड, ये थाईलैंड बना दिया अपन ने। और थाईलैंड के आगे यहाँ पे चलतेंगे तो यहाँ पे वियतनाम। तो हम किसकी बात करें? एशिया की। और एशिया में जो देश हैं उनकी स्थिति अपन को पता होनी चाहिए। जो भारत को हमने जोड़ा, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया। अब हमारे दिमाग में ये पिक्चर बन गई कि भाई जो एशिया वाला क्षेत्र है उसमें दक्षिण में भारत है, तो दक्षिणी द्वीपीय देश की बात करें तो इंडोनेशिया, मलेशिया जो है ये दक्षिणी द्वीप में आ जाते हैं। उसी तरह आगे बढ़ें तो यहाँ पर ये पूरा चीन है, और चीन जो है यहाँ तक ये पूरा मान लो ये चीन है, इंडिया के ऊपर ये चीन है पूरा ये। और चीन के बाद यहाँ पर एक लैंडलॉक देश है, एक स्थलाबद्ध देश है, मंगोलिया। और मंगोलिया के जो ऊपर है, मंगोलिया के ऊपर यहाँ पर पूरा क्या है? रशिया। ये पूरा रशिया हो गया, ये हो गया रूस या फिर रशिया, तो ये रशिया हो गया। और अगर अपन पूर्वी सागर में आए, यहाँ पे पैसिफिक ओशियन जो है, प्रशांत महासागर, उसमें यहाँ पर जापान है। और जापान क्या है? 4 द्वीप वाला देश है। 4 द्वीप में एक छोटा द्वीप यहाँ है, फिर बड़ा द्वीप है जिसका नाम है हुंसो, और फिर एक छोटा सा द्वीप यहाँ पे लटका हुआ है, और एक और द्वीप यहाँ पे। तो ये 4 द्वीप वाला देश है जापान। और इन द्वीपों का नाम है जैसे हेकेडो पहले द्वीप का नाम। सबसे बड़ा द्वीप है इसका होन्सू सबसे बड़ा द्वीप है। और फिर है शिकोगु, और अंतिम द्वीप है क्यूशू। तो ये पूरा है जापान। क्या है? जापान। तो जापान 4 द्वीपों में बटा हुआ है, होक्काइडो, होन्सू पे इसकी राजधानी टोक्यो है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। और टोक्यो जापान की राजधानी होन्सू, और ये सबसे बड़ी राजधानी है संसार में, टोक्यो। सोक्यूगु और क्यूशू। और हिरोशिमा भी इसी पर है, नागासाकी सोकुगु पर है, जहाँ पे वर्ल्ड वार के टाइम पे बम फेंके गए थे हिरोशिमा और नागासाकी पे। तो वो भी क्या है? जापान में होन्सू और शिकोगु पर है। उसके बाद ये पूर्वी चीन सागर है, और यहाँ पर फिलीपींस वाले देश आ जाते हैं। यहाँ पर फिलीपींस। तो ये तो अपन ने पूर्वी एशिया की बात कर ली, दक्षिण एशिया की बात कर ली, और रूस को देखा तो ये उत्तर एशिया में है। और हमने बात करी थी कि यहाँ पर कौन सा पर्वत श्रेणी है? यूराल पर्वत। और यूराल पर्वत के इधर क्या लग जाता है? यूरोप लग जाता है। यहाँ से ये यूरोप है, ये पूरा यूरोप इधर, ठीक है। और यूरोप, और यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप है, और यहाँ पे हमने जिब्राल्टर जल संधि, फिर भूमध्य सागर, यहाँ पे लाल सागर, और लाल सागर के यहाँ पे अदन की खाड़ी है, जहाँ से यमन चालू होता है, यमन। और यहाँ पर ही भारत का जो भारत का प्यारा जो दुश्मन है पाकिस्तान, वो यहाँ पर है। उसके आगे चले तो यहाँ पर अफ़गानिस्तान के आगे तुर्कमेनिस्तान, यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान के साथ तजाकिस्तान, इधर तजाकिस्तान है, इधर किर्गिस्तान है, ठीक है। यहाँ पे उज्बेकिस्तान है। और यहाँ पर एक देश आ जाता है ईरान। और ईरान के साथ ही इराक है, और इराक के इधर है सऊदी अरब। यहाँ पे यमन है, सऊदी अरब के इधर जॉर्डन देश है, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा एशिया कंप्लीट होता है। ये तो यह यूरोप,
तो ये तो अपन को पढ़ना नहीं है अभी, ये अफ्रीका हमने पढ़ लिया। तो ये जो बचा हुआ जो है इसके जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो अपन देखेंगे। ये यूराल पर्वत है जिसने अलग किया रूस, एशिया और यहाँ पर यूरोप को, ठीक है। और यहाँ पर लाल सागर है, भूमध्य सागर, दोनों को स्वेज नहर जोड़ती है। यहाँ पे यमन है और यहाँ पे अफ्रीका का एक देश है जिबूती, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ चुके हैं। ये सब मैं ये रिपीट करा रहा हूँ। यहाँ पे बीच में एक अदन की खाड़ी आती है, अदन की खाड़ी यमन और जिबूती के बीच में। तो यहाँ से एशिया चालू हो जाता है पूरा। और यहाँ पर काकेसस पर्वत श्रेणी है यूरोप की, जो हमने देखी थी। और बीच में यहाँ पर काला सागर है और यहाँ पे कैप्शियन सागर है। तो ये एशिया में हमने देखा कि कौन सा देश किस जगह पर है। और जैसे जापान के बारे में बात करी तो होक्काइडो, होन्शु, यहाँ पे होक्काइडो जो ये द्वीपीय जगह है, यहाँ पे लगभग 500 ज्वालामुखी है, 500 ज्वालामुखी विस्फोट होता रहता है यहाँ पे। और जब इसमें ज्वालामुखी विस्फोट होता है, ये पूरा प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर जो कि सबसे बड़ा महासागर है। तो इस पूरी श्रेणी में जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो इस प्रशांत महासागर को रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं, रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर का क्या मतलब है कि यहाँ पर जो ज्वालामुखी श्रेणियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे ज्वालामुखी बनते हैं। तो ऐसा लगता है कि जो एक गोला बना हुआ है, रिंग बनी हुई है आग की, तो रिंग ऑफ फायर इसलिए इसको नाम दिया जाता है, ठीक है। तो हमने देखा इंडोनेशिया, मलेशिया जो दक्षिणी एशिया में है, और फिलीपींस जो दक्षिण पूर्वी एशिया का भाग है, और भारत, प्रायद्वीपीय भारत को देखा, यहाँ पे श्रीलंका वाला देश है। तो इस तरह से ये पूरा क्या है, एक एशिया है। तो आगे बढ़ते हैं ये एशिया में और कुछ और समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे ये हमारा भारत है, तो भारत के नीचे एक द्वीपीय देश है जिसका नाम आ जाता है श्रीलंका। क्या नाम आ जाता है? श्रीलंका। तो श्रीलंका का अगर अपन नक्शा देखें, श्रीलंका के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये श्रीलंका हमने बनाया कुछ इस तरह का है, ये श्रीलंका। और श्रीलंका की जो राजधानी है, यहाँ की राजधानी, श्रीलंका की 2 राजधानी, एक तो जयवर्धनेपुरा कोट्टे, एक राजधानी हमने बना दी जयवर्धनेपुरे कोट्टे, और एक और राजधानी इसकी है जिसका नाम आता है कोलंबो। ये क्या है? कोलंबो। कोलंबो इसकी कौन सी राजधानी? वाणिज्यिक राजधानी, वाणिज्यिक राजधानी। और इसकी राजधानी क्या है? जयवर्धनेपुरा कोट्टे। और वाणिज्यिक राजधानी की बात करें तो कोलंबो। अब श्रीलंका में एक बंदरगाह की बात करेंगे जो कि महत्वपूर्ण बंदरगाह है, उसका नाम है हम्बनटोटो, हम्बनटोटो बंदरगाह। और हम्बनटोटो बंदरगाह का विकास श्रीलंका में किसने किया? ये किया चीन ने। तो चीन ने श्रीलंका में हम्बनटोटो बंदरगाह का विकास करवा रखा है। क्यों करवा रखा है? उसके पीछे इनके टेरिटोरियल कारण है कि भाई ये भारत को घेरना चाहता है चारों तरफ से। तो इसने एक बंदरगाह का विकास तो हम्बनटोटो बंदरगाह का यहाँ पे किया, और उसी तरह यहाँ से सागर में होकर इसने यहाँ पर पाकिस्तान में भी एक बंदरगाह, ग्वांगदर बंदरगाह का विकास कर रखा है। तो उसको हम मोतियों की माला में पढ़ते हैं, पर यहाँ पर हमने ध्यान रखना है कि हम्बनटोटो बंदरगाह का जो विकास है वो श्रीलंका में किसके द्वारा करवाया गया? चाइना के द्वारा करवाया गया। तो भारत ने भी यहाँ पर एक बंदरगाह का विकास करवाया, उसका नाम आता है कांकेस तुरई बंदरगाह। तो कांकेस तुरई बंदरगाह, ये इसका विकास किसके द्वारा कराया गया? हमारे भारत के द्वारा। तो श्रीलंका में यही चीज़ें महत्वपूर्ण याद रखनी है कि जयवर्धनेपुरा कोट्टे, वाणिज्यिक राजधानी कोलंबो, हम्बनटोटो बंदरगाह और कांकेस तुरई बंदरगाह। और बात करें और भी देशों की, तो हम बात करते हैं म्यांमार की। म्यांमार
तो म्यांमार में क्या चीज़ें हमको ध्यान रखनी है कि जो म्यांमार है, जो बांग्लादेश के से सटा हुआ है, वो म्यांमार में एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है अराकान योमा पर्वत। कौन सा पर्वत है? अराकान योमा पर्वत। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन से पर्वत की? अराकान योमा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, उसका नाम आ जाता है माउंट विक्टोरिया। माउंट विक्टोरिया। तो माउंट विक्टोरिया किसकी सबसे ऊंची चोटी है? अराकान योमा पर्वत की। कहाँ पर है? म्यांमार में स्थित है। और म्यांमार में एक नदी भी बहती है जिसका नाम आता है इरावती नदी। तो म्यांमार की सबसे महत्वपूर्ण नदी है इरावती नदी, सबसे महत्वपूर्ण पर्वत है अराकान योमा पर्वत, और यहाँ पर एक पठार भी पाया जाता है जिसका नाम आता है सोन का पठार। सोन का पठार म्यांमार के पूर्वी भाग में ये सोन का पठार। तो एक पठार ध्यान रखना है, इरावती नदी ध्यान रखनी है, और अराकान योमा पर्वत ध्यान रखना है म्यांमार में। श्रीलंका में बंदरगाह ध्यान रखना है कि हम्बनटोटो बंदरगाह किसके सहयोग से बनाया गया, वो चीज़ें ध्यान रखनी है। अब बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का नक्शा बनाया तो इस तरह से कुछ पाकिस्तान है, और यहाँ पर गुजरात और ये राजस्थान यहाँ पर इस तरह से है, और उसके बाद ये इसका नक्शा इस तरह से बनता है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का एक पश्चिमी प्रांत है जिसका नाम आता है बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान का ये तट है जिसका नाम आता है, इस तट का नाम मकरान तट। और मकरान तट पर ही एक बंदरगाह का विकास कराया गया चाइना के द्वारा जिसका नाम आता है ग्वांगदर बंदरगाह। क्योंकि खुद तो कुछ करता नहीं है पाकिस्तान, तो ये चीन ने यहाँ पर बंदरगाह का विकास करा जिसका नाम आता है ग्वांगदर बंदरगाह। तो म्यांमार हो गया, ये हो गया पाकिस्तान। उसी तरह आगे बढ़े तो एक और कंट्री जो भारत से सटी हुई है जिसकी थोड़ी बहुत सीमा लगती है, जैसे एक ट्रिक भी बहुत फेमस है कि भारत के पड़ोसी देश क्या है, बचपन और MBA। ये बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, ये म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, इस तरह से इनकी सीमाओं के आधार पर इनको सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश की लगती है, फिर उससे कम चाइना की, फिर पाकिस्तान की, फिर नेपाल की। इस तरह से ये तो हम पड़ोसी देशों को ही पढ़ रहे हैं हमने। तो म्यांमार को देखा, पाकिस्तान। अब हम बात करते हैं अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यहाँ पर भी एक नदी बहुत महत्वपूर्ण है जिसका नाम आता है हेलमंद नदी। क्या नाम याद रखना? हेलमंद नदी। और ये नदी अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी, क्या नाम आ जाता है? हेलमंद नदी। तो म्यांमार में अराकान योमा पर्वत, इरावती नदी, सोन का पठार। पाकिस्तान में ग्वांगदर बंदरगाह, मकरान तट जो कि बलूचिस्तान प्रांत का हिस्सा है। हेलमंद नदी अफगानिस्तान में सबसे लंबी नदी। आगे देखते हैं और बात करें तो चाइना की। जैसे यहाँ भारत है, ये भारत, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख टेरिटरी, यहाँ पर नेपाल आ जाता है, नेपाल के बाद भूटान, और इस तरह से ये, और यहाँ पर ऊपर क्या है, कौन सा देश है? चाइना। तो इस तरह से ये चाइना वाला क्षेत्र हमने बनाया। तो ये है चाइना, चीन। तो चीन में हमको क्या ध्यान रखना है कि चीन के ऊपर यहाँ पर एक और देश है जिसका नाम है मंगोलिया। तो मंगोलिया और चीन की सीमा पर यहाँ पर एक मरुस्थल है
इस मरुस्थल का नाम आ जाता है गोभी, गोभी मरुस्थल। तो गोभी मरुस्थल ध्यान रखना है कि मंगोलिया और चीन के बॉर्डर पर है। इसके साथ ही यहाँ की कुछ नदियाँ हैं जिसको हम बोलते हैं हुआंग वे नदी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमने बनाई एक हुआंग वे नदी। क्या नाम है इसका? हुआंग हे नदी। हुआंग हे नदी कहाँ की नदी है? चाइना की नदी है। और ये चाइना की नदी है, इसकी खास बात ये है कि ये पीले कलर के अवसाद लेकर आती है। किस कलर के अवसाद लेकर आती है ये नदी? पीले रंग के अवसाद लेके आती है, इसलिए इसको पीली नदी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीली नदी। कहाँ की है? चाइना की है। और इस खाड़ी क्षेत्र में आकर ये गिरती है, जिसको बोलते हैं बोहाई की खाड़ी। कौन सी खाड़ी बोलते हैं इसको? बोहाई की खाड़ी। कौन सी नदी आ रही है? हुआंग हे नदी, जिसको पीले रंग के अवसाद के कारण पीली नदी भी कहते हैं। और एक और इसको कहते हैं, इसको बोलते हैं चीन का शोक। चीन का शोक, चीन का शोक। चीन का शोक क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ ये नदी काफ़ी जब उफान पे आ जाती है तो बहुत ज़्यादा तबाही मचाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा घुमावदार नदी है। बहुत ज़्यादा घुमावदार नदी होने के कारण जब ये बहाव काफ़ी तेज होता है तो आसपास के क्षेत्र को बहा कर ले जाती है, इसलिए इसको चीन का शोक कहा जाता है। कौन सी नदी? हुआंग हे नदी। उसी तरह एक और नदी की बात हम करेंगे जो कहाँ से निकलती है? तिब्बत के पठार से, जिसका नाम है यांगत्सी नदी। यांगत्सी नदी। और इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है? तिब्बत के पठार से। यहाँ पर ये हो गया तिब्बत पठार, और तिब्बत पठार से एक नदी का उद्गम हुआ, यांगत्सी नदी। अब इसकी महत्वपूर्ण बात क्या है वो हमको ध्यान रखनी है कि ये चीन और एशिया की सबसे लंबी नदी है। चीन की तो है ही, क्योंकि एशिया में सबसे बड़ी लंबी नदी होगी तो चीन की भी होगी। तो चीन तथा एशिया की सबसे लंबी नदी क्या नाम आता है? यांगत्सी नदी। कहाँ से उद्गम है? तिब्बत के पठार से। और हुआंग हे नदी जो कहाँ जाती है? बोआई की खाड़ी में, जिसको चीन का शोक कहा जाता है। मंगोलिया और चीन की सीमा पर एक मरुस्थल पाया जाता है जिसको बोलते हैं गोबी मरुस्थल। उसके साथ ही आगे बात करें तो हम बात करेंगे रशिया की। किसकी बात करेंगे? रशिया या फिर रूस। तो अगर एक रूस का रफली नक्शा मैं बनाऊं तो ये मान लो हमारा रूस है, काफ़ी अच्छा दोस्त है भारत का रूस। तो बीच में एक पर्वत श्रेणी आती है जिसका नाम हमने बताया था यूराल पर्वत। यूराल पर्वत श्रेणी किस किस को अलग करता है? ये रशिया और यूरोप को अलग करता है यूराल पर्वत। अब जो रूस देश है वो उसका 30% भाग जो है वो यूरोप में है और लगभग 70% भाग एशिया में है। तो यूरोप में रूस का 30% भाग है और एशिया में 70% इसकी जो क्षेत्र है वो एशिया में है। पर इस 30% भाग में लगभग 70% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। कौन से महाद्वीप में? यूरोप में। तो रूस देश दोनों महाद्वीपों में है, एक तो यूरोप में भी और एशिया में भी। अब यहाँ पर एक झील है जिसका नाम आता है बेकाल झील। बेकाल झील इस बार के आरएस में आया था ये प्रश्न, बेकाल झील। तो बेकाल झील कहाँ है? रूस में स्थित है। और रूस में स्थित है तो इसकी क्या महत्वपूर्ण खासियत है कि ये विश्व की सबसे गहरी झील है। विश्व की सबसे गहरी झील बेकाल झील कहाँ पर है? रशिया में। और इसमें जो आयतन है उसके आधार पर यह संसार की सबसे बड़ी झील भी है।
वैसे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है, जिसके बारे में अपन ने पढ़ा, जो कि उत्तरी अमेरिका में है, और कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे हमने देखा था उसको। तो वो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील की बात करें तो वो है। पर आयतन के आधार पर अगर पूछे तो बैकाल झील है। इसमें मतलब पूरे विश्व का लगभग 20% फ्रेश वाटर पाया जाता है। विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। तो कहाँ पर है? रशिया में। और उसी तरह एक नदी भी हमको ध्यान रखनी है जिसका नाम है एनीसी नदी। कौन सी नदी? एनीसी नदी। और एनीसी नदी जो है वो रूस की सबसे लंबी नदी है। रूस की सबसे लंबी नदी जो है वो एनीसी नदी है। जैसे हमने बात की चीन के शोक की, जैसे चीन का शोक किसे कहा? हुआंगी नदी। वैसे ही हमारे भारत में बात करें तो जैसे बिहार का शोक हुआ, जो कोसी नदी को कहा जाता है। तो ये सब जो जैसे दक्षिणी गंगा किसे कहते हैं, दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, ये क्या है, प्रश्न डायरेक्ट पेपर में आ जाते हैं। तो इनको ध्यान रखना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो जो ज्योग्राफी पढ़ो तो ये पॉइंट लिख लिया करो कि जैसे चीन का शोक किसे कहा गया है और कौन सी नदी को बिहार का शोक कहा गया है। तो ये सब चीज़ें नोट डाउन करते चला करो। तो यूरोप और एशिया की बात हमने करी, और यूरोप और एशिया दोनों में रशिया फैला हुआ है, जिसके महत्वपूर्ण झील का नाम है बैकाल झील, और एनीसी नदी रूस की सबसे लंबी नदी है। तो इस तरह से हमने एशिया की बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ों को इस वीडियो में देखा है, और आगे भी एक और लेक्चर लेंगे इसमें, जिसमें अपन एशिया कंप्लीट करके एक और महाद्वीप है अंटार्कटिका, जो 5 मिनट का लेक्चर उस पर बनेगा अंटार्कटिका के ऊपर। तो आगे अगले वीडियो में एशिया कंप्लीट कर लेंगे और इसके महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो लिख लेंगे। अभी तो हमने क्या है कि मोटी मोटी चीज़ें ऊपर से देख ली कि जैसे रशिया है, चीन की यांगत्से नदी है, म्यांमार है, वहाँ पे किस प्रकार का सोन का पठार है, इरावती नदी है, वो सब हमने देखा। तो हमें बेसिक आइडिया एक वर्ल्ड ज्योग्राफी का लग गया है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में कौन सा देश कहाँ पर है, कौन से महाद्वीप में कौन सा देश है। और जो अभी जैसे वीडियो का एग्ज़ाम होने वाला है, तो वीडियो के एग्ज़ाम में जैसे ये औद्योगिक विश्व के औद्योगिक क्षेत्र नहीं पूछा जाएगा। इसमें बस पर्वत, पठार और पारिस्थितिक जो विशेषताएं हैं, जैसे घास के मैदान हो गए, कौन सी नदी कहाँ की है, उस प्रकार से चीज़ों को ध्यान रखना है। और जो भी फेमस चीज़ है, जैसे हमने बात करी थी अमेजन वर्षा वनों की, नील नदी की हमने बात करी थी, जो मिस्र की राजधानी, मिस्र के जो पिरामिड है नील नदी के किनारे है। अमेजन वर्षा वनों को सेलवास कहा जाता है, विश्व के फेफड़े कहा जाता है। तो इस तरह से इन चीज़ों को लिंक करते हुए पढ़ना है। तो धन्यवाद साथियों। और ये शायद वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, और जो लास्ट वीडियो आएगी इसके, उसमें पूरा जो निचोड़ है ज्योग्राफी का पूरे विश्व का, उसको अपन एक वीडियो में लास्ट में डालने की कोशिश करेंगे। तो अगले वीडियो में एशिया अंटार्कटिका के बाद इस पूरे ज्योग्राफी का निचोड़ डालेंगे। तो धन्यवाद साथियों।